चलो आगे तो आपका लायबिलिटी ऑफ फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो उसमें क्या लायबिलिटी है? कहता है मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट शेल बी लायबल फॉर कंज्यूमर दी फॉर डैमेजेस। क्या? मैन्युफैक्चरर जो है वो आपका डैमेज मतलब जो उसका वो मैन्युफैक्चरर जो है वो आपका लायबल है उसका। मैन्युफैक्चरर लायबल होगा आपके डैमेजेस का जो आपको हुआ है, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेट हुए हैं बाई द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्ट दैट रेंडर प्रोडक्ट डिफेक्टिव। मतलब कोई आप फीचर्स बताएं जिससे पता चले कि जी आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव थी, तो देन आपको वो मिल सकते हैं, देन आपको क्लेम मिल सकता है, देन आपको कंपनसेशन मिल सकती है। देन आपको कंपनसेशन मिल सकती है उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। व्हेन सच डैमेज वन such damage arose from the reasonable anticipated use। रीजनेबल एंटीसिपेटेड यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये पीछे हमने पढ़ा है। रीजनेबल एंटीसिपेटेड यूज मतलब जो आपको नॉर्मली उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरर ने कहा कि जी आपने इसका इस्तेमाल जो है मतलब ये प्रोडक्ट जो है आपने वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रखते तो आप वो रीजनेबल एंटीसिपेटेड यूज नहीं है वो, ठीक है, तो फिर आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। आप केयर करते हैं, आप वो टेम्परेचर वाली जगह पे लग देते हो नहीं मिलेगा। कार बनाई उन्होंने कहा कि जी इसकी स्पीड आपका 240 तक है, लेकिन कभी भी आपने 200 से अबव नहीं जाना। अगर 200 से अबव गए तो फिर आपका ये इंजन जो है वो डैमेज हो सकता है, तो फिर आप चले गए तो फिर वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आएगा, वो उसमें नहीं आएगा, तो तब भी आप उसमें नहीं। चलें जी, मैं तो कर रहा था। चलें, ठीक है। आप वो कहता है कि जी आपका मैन्युफैक्चरर वो जो है वो आपका जो डैमेज काज हुए हैं उसका वो लेबल होगा। अगर वो कहता है डैमेज अरोज फ्रॉम रीजनेबल एंटीसिपेटेड यूज, अगर आपने वो रीजनेबल एंटीसिपेटेड यूज किया है फिर हुए तो फिर वो लेबल होगा। अगर आपने रीजनेबल एंटीसिपेटेड यूज नहीं किया तो फिर आपका वो इस लेबल नहीं होगा। मतलब जो उसने वार्निंग दी है उसके कई स्टेप चले गए तो देन आपका वो लेबल नहीं होगा, देन वो लेबल नहीं होगा। आगे था प्रोडक्ट शेल बी डिफेक्टिव। आगे वो बता रहा है कि जी डिफेक्टिव टाइप प्रोडक्ट के लिए आपको वो होगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए वो दो में बता रहा है कि जी एक्सप्लेनेशन में कि जी डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्या है। तो वो उसका सेक्शन आपका 5, 6, 7, 8 मतलब ये बताता है कि जी आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। प्रोडक्ट डिफेक्टिव मतलब आपका ये सब सेक्शन 2 में बता रहा है, सब सेक्शन 2 में बता रहा है, ठीक है। सब सेक्शन 2 में बता रहा है। अब वो कहता है प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगी अगर वो आपका कंस्ट्रक्शन डिफेक्टिव है, कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन में। कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन से मुराद वो लेता है कि जी आपको कहा गया कि जी
जैसे आप बोतल देखें तो बोतल के अंदर वो लिखा होता है कि जी आपका इतनी मिनरल्स हैं, इतनी आपका कैल्शियम है। वो जितनी मिनरल्स लिखे हुए हैं उसके मुताबिक नहीं है। मतलब जो आपका वो लेबल लगा होता है ना, लेबल के ऊपर वो क्वांटिटी लिखती होती है, वो क्वांटिटी उतनी नहीं है। मतलब सपोज कि उन्होंने कहा कि जी ये 1 किलो है, आप जाके वेट करते हैं कि वो 1 किलो नहीं है, वो 900 ग्राम है, तो वो भी समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। चलो आगे किताब का कि जी अगर वो डिजाइन डिफेक्टिव है, डिजाइन डिफेक्टिव से मुराद लेता है कि जी वो आपका डिजाइन जो है वो आपका डिजाइन एज पर वो नहीं है। मतलब डिजाइन ऐसे किया गया उस प्रोडक्ट का जो कि लगता है कि वो डेंजरस है, डेंजरस है। मतलब सपोज के एक आपका अब वो आपका वो स्कूटर दिया है, स्कूटर बनाया, लेकिन उसकी ब्रेकें ऐसे लगाई हैं, ब्रेकें ऐसे डिजाइन की गई कि वो टाइम पे लगती नहीं है, या ब्रेकों तक वो पैर नहीं पहुंचते, या ब्रेक को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर वो ऐसे समझा जाएगा कि वो आपका डिफेक्टिव है। मतलब अगर डिजाइन डिफेक्टिव है तो सब समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। आगे तक जी अगर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कोई करने के जरूरी आपकी वार्निंग्स हैं, अगर वो वार्निंग ही नहीं देगी तो समझा जाएगा कि जी आपका डिफेक्टिव है। जैसे वार्निंग दी जाती है कि जी अगर आपने गाड़ी चलानी है तो पहले आपने पेट्रोल देखना है, गाड़ी चलानी है तो पहले आपने ब्रेकें देखनी है, या जैसे आपका प्लेन है, प्लेन चलाना है तो पहले आपने उसके रडार चेक करने हैं। मतलब ये इस तरह वार्निंग देना जरूरी है कहीं पे, और अगर वार्निंग नहीं दी गई तो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वो आपको लेबिलिटी होगी मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर डिफेक्टिव प्रोडक्ट की आपको कंपनसेशन पे करेगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की कंपनसेशन पे करेगा। उसके बाद कहता है आपका कहते हैं कि इफ प्रोडक्ट डिफेक्टिव है इफ इट इज नॉट कंफर्म दी एक्सप्रेस वारंटी, डज नॉट एक्सप्रेस वारंटी। मतलब उस पे वारंटी है, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो लेते हैं तो मोबाइल के लिए वो कहते हैं कि 12 महीने आप जैसे इस्तेमाल करें आपको वापस दे देंगे। और अगर वो 12 महीने वाली वारंटी को मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट नहीं करता या बताता नहीं है, कंफर्म नहीं करता, तो समझा जाएगा वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। तो मतलब उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए आप कंप्लेंट कंपनसेशन ले सकते हैं। फिर इसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को उसने फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन किया जो हम यहाँ पे बताएंगे। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आ सकता है कि जी आपको लायबिलिटी मिलेगी डिफेक्टिव प्रोडक्ट की और डैमेजेस मिलेंगे आपको, डिफेक्टिव डैमेजेस मिलेंगे, वो उसकी बात करें। चलें 5 हम पढ़े ना कि जी आपका कंपोजिशन से क्या मुराद है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंपोजिशन, कंपोज के जी जो उन्होंने मटेरियल बताया है कि जी ये मटेरियल है, वो मटेरियल नहीं होता। ठीक है, वो मटेरियल नहीं होता। मैं अगर आपको दिखाऊं ना, कोई भी आप देख लें, मिनरल वाटर या कोई भी, मैं उसका ना आपका एक- मैं आपको कहूँ कि जी ये देखें, ये एक्वाफिना है, ये इसकी डैमेज। मैं अब इसका ये इंग्रेडिएंट्स है। अब इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब वो कह रहा है कि जी ये एक्वाफिना के इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब सपोज के उसने कहा कि जी ये इसके कंपोजिशन के लिए उन्होंने कहा कि जी ये है आपका, ये है कि आपका जो है वो, ये देखे ना, मतलब कोई भी आप देखे ना इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसका, वो इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो समझा जाएगा वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो समझाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। मतलब यहाँ पे देखें वो
चले, ये देखें, ये कि जी उसमें उन्होंने कहा कि जी आपका, ये देख लो। हम्म, चलें, ये आपको समझ आ गया कि जी ये है, तो इसका आपने वो देखना है कि जी इंग्रेडिएंट्स। चलें, आपको समझ आ गई है। चलें, कहता है कि देखिए प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव, प्रोडक्ट को हम कहेंगे वो डिफेक्टिव है इन इन कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ, कंस्ट्रक्शन या कंपोजिशन एट द टाइम मैन्युफैक्चर, द प्रोडक्ट वाज मैन्युफैक्चर, जिस दिन बनी है, द डेविएशन फ्रॉम इट्स ऑन स्पेसिफिकेशन। डेविएशन है कि जी वो जो उसने कहा है उसमें कमी है। उसने कहा कि जी 17% मतलब सपोज के इसमें कैलोरीज हैं, वो नहीं थे, या 20% फैट है, वो 20% फैट नहीं था, तो खुद से डेविएशन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को हम कहेंगे डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट की सेक्शन 4 के तहत हम कंपनसेशन दे सकते हैं। दूसरा कहता है डिजाइन। डिजाइन ना देखें, मतलब आप देखते हैं कि जी आईफोन का डिजाइन आ गया है, सपोज के नई होंडा सिटी है उसका डिजाइन आ गया है। जो मतलब डिजाइन से मुराद जो लुक, जो आपको नजर आ रहा है, जो आप बाइक है, होंडा का बाइक है, और उसके अलावा यामाहा है, और उसके अलावा दूसरा चाइना के हैं, वो बाइक, उनका हर किसी का अपना अपना डिजाइन है। कहता है एक डिजाइन जिससे किसी को कोई डेंजर हो सकता है, तो वो समझा जाएगा वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। कहता है प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव इन डिजाइन इफ एट द टाइम अ प्रोडक्ट लेफ्ट इट्स मैन्युफैक्चरर कंट्रोल, लेफ्ट इट्स कंट्रोल, कहता है कि जब वो प्रोडक्ट मार्केट में भेजी गई है, मतलब ये कहता है कि जी लेफ्ट इज प्रोडक्ट एट द टाइम प्रोडक्ट लेफ्ट इट्स मैन्युफैक्चरर कंट्रोल, मतलब मैन्युफैक्चरर से वो आगे मार्केट में आ गई है, मैन्युफैक्चरर से वो चली गई है, तो वो उसके डिजाइन को हम कहेंगे वो डिफेक्टिव है। वो उसका डिजाइन वो मतलब प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है इन डिजाइन में। कब? कहता है व्हेन देयर एग्जिस्ट अल्टरनेटिव डिजाइन फ्रॉम द प्रोडक्ट दैट वाज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग द डैमेज। मतलब कहता है कि जी अगर एक आपके पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ऐसी है कि जी जिससे कोई डेंजर हो सकता है, और उसका अल्टरनेटिव कोई डिजाइन था जो कि अगर इस्तेमाल करते तो वो डैमेज से बच सकते थे, डैमेज से बच सकते थे, उसका अल्टरनेटिव डिजाइन था, डैमेज से बच सकते थे, तो फिर वो अल्टरनेटिव डिजाइन नहीं किया, मतलब दूसरा वो चीज इस्तेमाल नहीं की, तो समझा जाएगा वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि सुजुकी है, ये बाइक है, बाइक की ब्रेक ऐसी लगा दी है कि वो ब्रेक इस्तेमाल करें तो वो प्रॉपर इस्तेमाल होती नहीं है, या ब्रेक इस्तेमाल करें तो उससे वो पैर फंस जाते हैं, या ब्रेक इस्तेमाल करें तो वो आपका पेन होती है, हीट होती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में वो समझा जाएगा कि जी वो आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, मतलब उसका कोई अल्टरनेट था लेकिन हमें अल्टरनेट मिला ही नहीं है, मतलब अल्टरनेट हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो समझा जाएगा कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। और उसके बाद कहता है कि जी, या वो कहता है कि जी वो प्रोडक्ट जो कि लाइकलीहुड जैसे प्रोबेबल है, ठीक है, कि जी नुकसान हो सकता है, या ग्रेविटी, ग्रेविटी है सवेयरनेस, ग्रेविटी क्या है, सवेयरनेस ऑफ डैमेज आउटवेट दी बटन, मतलब वो आउटवेट दी बटन से मुराद है कि जी जितने की प्रोडक्ट है उससे ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। मतलब सपोज के 50,000 की प्रोडक्ट है, और आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको 1 लाख का नुकसान हो सकता है। ठीक है, वो आउटवे द बर्डन है, तो वो भी समझा जाएगा प्रोडक्ट है। मतलब 10 रुपए की चुगम है, चार 10 रुपए की चुगम खा के आपके ऊपर 10,000 डॉक्टर को देने पड़ सकते हैं, तो ये समझा जाएगा वो आपका लाइकलीहुड दी ग्रेविटी ऑफ डैमेज में आएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट को भी हम कहेंगे कि जी ये वो प्रोडक्ट आपका
डिफेक्टिव है। ठीक हो गया। अब इसमें ना आगे वो डिफेंस बताता है। डिफेंस बताता है, कहता है कि जी सपोज के हमने पढ़ा ना कि जी अगर उसका अल्टरनेट कोई डिजाइन मौजूद था और वो हमने डिजाइन इस्तेमाल ही नहीं किया, अल्टरनेट डिजाइन था वो इस्तेमाल नहीं किया, अल्टरनेट डिजाइन ऐसा था कि जिसको अगर इस्तेमाल करते तो हमारा डैमेज रुक सकता था, डैमेज प्रिवेंट हो सकता था, तो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। लेकिन वो डिफेंस क्या होगा, वो मैन्युफैक्चरर का डिफेंस ये होगा कि जी कल को मैन्युफैक्चरर आके कहे कि जी हमने तो उस टाइम बड़ी कोशिश की थी, हमें ये डिजाइन मिला ही नहीं है, हमारे हमारे नॉलेज में नहीं था, हमारी साइंटिफिक रिसर्च या टेक्नोलॉजी की रिसर्च के बावजूद भी हमें कोई और डिजाइन नहीं मिला, हमें कोई अल्टरनेट डिजाइन नहीं मिला, तो देन समझा जाएगा कि वो उसका डिफेंस में आ जाएगा, तो फिर उनको बचत हो सकती है। देखें, कहता है मैन्युफैक्चरर हैज यूज्ड a reasonable care provide adequate warning to the user or handler of the product, it shall be considered it shall be considered evaluating the likelihood of damage arising from the design of product। कहता है कि जी चलें एक डिजाइन वो डिफेक्टिव डिजाइन आ गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने आपको कोई वो वार्निंग दी है, मतलब वो उन्होंने कहा कि जी ये केयर्स अडॉप्ट करनी है, ये मतलब आपसे ब्रेक नहीं लगती तो आपने उसके लिए हार्ड शूज इस्तेमाल करने हैं, हार्ड शूज मतलब बंद शूज इस्तेमाल करने हैं, मतलब इस तरह की केयर देते हैं। तो जब कोर्ट डैमेजेस लगाएगी उस मैन्युफैक्चरर के, तो वो वार्निंग को जहन में रखेगी कि जिनको पहले तो वार्निंग दी गई थी, पहले उनको वार्निंग दी गई थी। ठीक हो गया। आगे किताब का 7 कि जी प्रोडक्ट को हम कहेंगे वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है अगर उस पे कोई वो प्रॉपर वार्निंग ही नहीं देते, प्रॉपर वार्निंग नहीं देते हैं। कहता है प्रोडक्ट शेल बी डिफेक्टिव इफ an adequate warning about the product that it possesses the characteristics that could cause damage has not been provided, has not been provided at the time product left। मतलब कहता है कि जी अगर एक प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि जी प्रोडक्ट लेफ्ट मतलब वो डिफेक्टिव है, ऐसी प्रोडक्ट जिसके लिए कोई वार्निंग जरूरी थी कि जी ये वार्निंग, ठीक है जी ये इस तरह इस्तेमाल करना है, इस तरह इस्तेमाल करना है, वो जरूरी थी और वो आपको मैन्युफैक्चरर ने वो आपको वार्निंग दी ही नहीं है, ठीक है, तो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। मतलब सपोज कि उन्होंने आपको रिफ्रिजरेटर दिया है लेकिन आपको इस्तेमाल का तरीकाकार नहीं बताया गया, या उसने आपको ये नहीं बताएगा जी जब वोल्टेज कम हो तो वो बंद कर देना है, नहीं तो वो आप उसका वो जल सकता है, कंप्रेसर वगैरह जल सकता है, ये इस तरह उन्होंने आपको नहीं बताया, तो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। तो इस सूरत में भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि जी एज नॉट प्रोवाइडेड एट द टाइम, मतलब एडुकेट वार्निंग जरूरी थी लेकिन वो एडुकेट वार्निंग हमें नहीं दी गई, तो समझा जाएगा वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। इट मैन्युफैक्चरर कंट्रोल एंड फेज has failed a reasonable to provide the adequate warning and its danger user to handle, मतलब वो आप वो वार्निंग दी नहीं है तो समझेगा वो समझ जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। कहता है आगे प्रोवाइजो डाल दिया है कि जी वो देनी चाहिए, फिर इसकी प्रोवाइजो है कि जी हाँ, मतलब कुछ होती है वार्निंग जो आम हालात में सबको पता होता है, मतलब वो कहेंगे जी ये तो और किसी को पता है कि जी अगर वो वोल्टेज कम है आप फिर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो आपका कहता है कि जी अगर एक उसका सारी दुनिया को पता है तो फिर आप ना भी बताएं तो कोई कोई नहीं आपको बचत
हो सकती है। मतलब आपको उन्होंने साइकिल दी है, बाइक साइकिल, जनरल है कि जी वो सबको पता है कि जी बाइक कैसे इस्तेमाल करनी है, उसके कोई ऐसा कोई आफ्टर शॉक्स नहीं है, कोई उसका कनेक्शन बिजली वगैरह से नहीं है, तो वो सबको पता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप नहीं भी बताते तो कोई इशू नहीं है, आपको वो डिफेंस में आ सकता है। कहता है प्रोवाइडेड that the manufacturer shall not be required to provide adequate warning about his product when ordinary user handler could know or ordinary have a common to have community, या with ordinary knowledge common to have community। मतलब या उसको पता था या कम्युनिटी को पता था, तो फिर उस सूरत में लापर नहीं है। that the product has dangerous characteristics and damage could cause damage। आगे कहता है आपका, कहता है कि जी मतलब जनरल तो ये है कि जी आपने वो एडुकेट वार्निंग देनी है। फिर उसी ने प्रोवाइजर बता दिया कि जी अगर वो वार्निंग का सारी दुनिया को पता है, जनरल है सबके लिए, तो फिर आप ना भी बताएं तो कोई इशू नहीं है। द यूजर आर हैंडलर ऑलरेडी नो, मतलब वो उसको पहले ही पता था या जान सकता है, ये कम्युनिटी को पता है या उसको पहले ही पता था। आगे कहता है कि जी आपका द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट हु आफ्टर द प्रोडक्ट लेफ्ट हिज कंट्रोल। लेफ्ट हिज कंट्रोल का मतलब है कि जी जब उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जब वो उसने प्रोडक्ट आगे भेज दी है, जब उसने प्रोडक्ट मार्केट में भेज दी है। मार्केट में मतलब सपोज कि आपने हायर ने 1,000 यूनिट्स रेफ्रिजरेटर के लॉन्च कर दिए हैं ये 1 जनवरी को, तो वो 1 जनवरी उससे आउट चले गए, उसके और चले गया। अब जब वो प्रोडक्ट 1 लाख वो मार्केट में आ गए 1 लाख यूनिट, तो उसके बाद तो वो उसके बारे में कोई अमेंडमेंट करें या उसके वो कोई स्पेक्स चेंज करें या कोई उसकी बुकलेट में चेंज करें, तो वो तो कर ही नहीं सकते, कुछ प्रोडक्ट सेल भी हो गई हैं। ठीक है। तो वो ये कहता है कि जी जब वो प्रोडक्ट लेफ्ट एज कंट्रोल से मुताबिक है जी उसने मार्केट भेज दिए, उसने सेल कर दिए, मैन्युफैक्चरर ने आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया। ठीक है। acquire adequate knowledge about the dangerous characteristics of the product that could cause damage, or who have acquired such knowledge has acted as reasonable prudent manufacturer shall liable for damage caused by his subsequent failure, or use reasonable care for the adequate warning of such it such characteristics. Its danger would its danger are user and handle of the product। ठीक है। मतलब कहता है कि जी एक तो पहले का है, अगर कहता है कि जी आपको सपोज के एक वो वार्निंग देनी थी पहले, तो उन्होंने देनी चाहिए थी, नहीं देते तो वो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। और हाँ प्रोवाइजर डाल दिया कि जी अगर वो वार्निंग का वैसे जनरल वार्निंग है, पता है सारी दुनिया को कि जी वोल्टेज ज्यादा है तो वो जल सकता है, तो वो आप ना ही भी बताएंगे तो कोई इशू नहीं है। थर्ड वन कहता है कि जी आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, उसके बाद कोई आपको अपडेट्स मिलती हैं, कस्टमर्स के से कोई रिव्यूज मिलते हैं, कस्टमर से कोई कंप्लेंट्स मिलती हैं, कंप्लेंट पे आप उसके कोई ऐसा कोई एक्ट कर सकते हैं जिससे फर्दर कोई सब्सिक्वेंट लॉस ना हो, तो आप मैन्युफैक्चरर ने वो स्टेप्स टेक करने हैं। अगर मैन्युफैक्चरर वो स्टेप्स टेक नहीं करता जो वो कर सकता है इवन के प्रोडक्ट लॉन्च होने के बावजूद भी, तो देन समझा जाएगा कि वो मैन्युफैक्चरर जो है वो लायबल होगा उसके लॉस का। मैन्युफैक्चरर उसके लॉस का लायबल होगा इवन के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, प्रोडक्ट सेल कर दिए, या प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च कर दी गई है। तो कहता है कि एक्वायर नॉलेज अबाउट डेंजरस करेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो कहता है कि बाद में जैसे होता है एक्सपेरिमेंट के लिए मार्केट में भेज देते हैं, बाद में पता चलता है कि जी नहीं, ये तो डेंजरस है,
ये तो डेंजरस है और काज डैमेज काज कर सकते हैं। हुड कुड एक्वायर द नॉलेज एज प्रोडक्ट मैन शेल लेबल फॉर डैमेज कास्ट। तो मैन्युफैक्चरर फिर उस डैमेज का भी लेबल होगा इज सब्सिक्वेंट फेलर, मतलब बाद में वो उसको कंट्रोल कर सकता है लेकिन नहीं कंट्रोल करता तो फिर उसका भी वो लेबल होगा, उसका भी लेबल होगा। ठीक है, उसका भी वो लेबल होगा। आगे तो आपका डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ नॉन कंफर्मिटी ऑफ एक्सपर्ट। आपका ना ये सेक्शन चार वो पाँच छः सात आठ यहाँ पे कहता है कि जी प्रोडक्ट आपकी डिफेक्टिव है। सबसे पहले उसने बताया आपका पांच में कि जी अगर वो कंपोजिशन सही नहीं है तो वो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। छः कहता है डिजाइन डिफेक्ट, वो सही नहीं है, मतलब अल्टरनेट डिजाइन था जो इससे नुकसान कम हो सकता था, वो आपने डिजाइन इस्तेमाल ही नहीं किया तो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। या आपने एडुकेट वो वार्निंग दी तो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। या आपने उसको जो है वो नॉन कंफर्मिटी, मतलब वो आपने उसको कहता है आपका वो जो है वो कंफर्म, मतलब कोई वारंटी वगैरह थी तो वो वारंटी के बारे में उस वो मैन्युफैक्चरर ने उसको कंफर्म नहीं किया, उसने बताया नहीं है लोगों को, बताया नहीं है कि जी हाँ हम आपको इसके मुतबादल ये देंगे। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। सबको कम आ रही है। सर अब सही है। चलें चलें, कहता है आप प्रोडक्ट शेल बी डिफेक्टिव, प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा व्हेन इट डज नॉट कंफर्म द एक्सप्रेस वारंटी, मतलब मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको वारंटी कंफर्म नहीं करता। ठीक है, वारंटी के बारे में नहीं बताता। ठीक है, तो फिर वो समझा जाएगा वो प्रोडक्ट वो डिफेक्टिव है। क्या समझा जाएगा वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। ठीक है, इफ द एक्सप्रेस वारंटी एज इंड्यूस द क्लेमेंट टू यूज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डैमेज was caused because express guarantee was untrue। ठीक है, या तो आप वो गारंटी कंफर्म नहीं करते या वो गारंटी सच्ची नहीं होती। मतलब सपोज कि उन्होंने कहा कि जी आपका ये 12 महीने की वारंटी है, 12 महीने के बारे में आपको बताते नहीं है, या वो 12 महीने की वारंटी बताते हैं लेकिन वारंटी तो वो पीछे से 4 महीने की होती है, वो अनट्रू देते हैं, तो समझा जाएगा वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। इस पे भी आपका क्लेम बनता है, इस पे भी आपका क्लेम बनता है। आगे कहता है आपका प्रूव ऑफ मैन्युफैक्चरर नॉलेज, प्रूव ऑफ मैन्युफैक्चरर नॉलेज, मैन्युफैक्चरर नॉलेज। यहाँ पे वो छह में बताता है ना डिफेक्टिव आपका डिजाइन है, डिफेक्टिव डिजाइन है इसका आपको वो थोड़ा वो दे रहा है आपका वो शेल्टर दे रहा है मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर को शेल्टर दे रहा है कि जी मैन्युफैक्चरर कहता है कि जी हमें तो डिजाइन का पता नहीं था, हमने बड़ा अपना साइंस लड़ाई है, अपनी टेक्नोलॉजी लड़ाई है, मैंने बड़ी कोशिश की है, सर्च की है लेकिन वो नहीं मिला, तो हमारा ये लेबल नहीं है। कहता है प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव, कहता है कि जी नॉट एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन सिक्स। सेक्शन सिक्स में हमने पढ़ा था ना कि जी अगर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका डिजाइन डिजाइन में उसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद था, अल्टरनेटिव डिजाइन मौजूद था जिससे डैमेज कम हो सकता था, वो आपने अल्टरनेट डैमेज इस्तेमाल ही नहीं किया,
तो समझा जाएगा वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। या उसका वो जो आपने डिजाइन किया है उससे कोई डैमेज हो सकता है, या कोई ग्रेविटी ऑफ लॉस हो सकती है जो कि आउट वेट टू बर्डन है, मतलब जो कि चीज है जिससे ज्यादा उसका नुकसान हो सकता है, तो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। अब उसका डिफेंस बता रहा है आपका सेक्शन 6 का कि जी अगर प्रोडक्ट आप कह रहे हैं कि जी अल्टरनेटिव मौजूद था और वो उन्होंने अल्टरनेटिव इस्तेमाल ही नहीं किया, और मैन्युफैक्चरर आके प्रूव कर दे कि जी हमारे पास कोई अल्टरनेटिव डिजाइन मौजूद नहीं था, हमारे पास यही डिजाइन था, इसको हमने इस्तेमाल किया है, तो फिर भी आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। चलें देखें, कहता है आपका a manufacturer a product shall not be label, manufacturer label नहीं होगा damage cause approximate to product design। अब ये उसका ना डिफेंस बता रहा है, आपका प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरर का मतलब एक प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा था जिससे आपको लॉस हुआ है, तो वो कहता है उसका मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में लायबल नहीं होगा, डैमेजेस के लायबल नहीं होगा, अगर वो आके ये प्रूव कर देता है तो क्या, कि जी हमारे पास तो यही डिजाइन था, हमारे पास और कोई डिजाइन था ही नहीं। मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट शैल नॉट लायबल फॉर डैमेज अप्रोक्सीमेट टू, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी को भी आवाज नहीं आ रही। अब ना मेरा ख्याल नेटवर्क का मसला हो सकता है। हेलो सर आवाज आते आते कम हो जाती है। मैडम, ये नेटवर्क का मसला हो जाता है, मैं तो जैसे होता है ना वैसे बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है मैडम, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। असल में वो मैंने मोबाइल डाटा लगाया है, वो दूसरा तंग कर रहा था। चलें अब मेरा ख्याल ठीक होगा। चलें देखें, कहता है कि जी हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोडक्ट अगर आपका वो डिजाइन सही नहीं है, उससे आपको डैमेज होता है तो आप उसकी डैमेजेस ले सकते हैं, लेकिन कहता है मैन्युफैक्चरर जो है उस डैमेज का प्रोडक्ट के डिजाइन की वजह से डैमेज का लायबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो प्रूव कर दे, क्या प्रूव कर दे कि जी हमने तो अपनी साइंस अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है लेकिन हमें कोई और प्रोडक्ट डिजाइन नहीं मिलेगा, नहीं मिला। कहता है इफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर प्रूव, वो प्रूव कर दें, क्या प्रूव करें कि दैट ही डिड नॉट नो इन द लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग रीजनेबल अवेलेबल scientific knowledge could not have known the design characteristics that cause damage or danger of such characteristics। कहता है कि जी हम तो अपना, हम वो कहता है कि जी हमने अपना साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मैन्युफैक्चरर कह रहा है, उसके बावजूद भी हम जो है नॉट नोन द डिजाइन करेक्टरिस्टिक्स दैट कॉज द डैमेज, मतलब हमने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये जो डिजाइन है ये आपको नुकसान देगा, ये डिजाइन आपको नुकसान देगा। या या वो कहता है कि जी आपका ये डेंजर जो है वो ये जो डिजाइन है ये डेंजर है टू सच करेक्टरिस्टिक्स। तो कहता है कि जी हमने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, ऐसा हमें कुछ नहीं मिला, तो समझा जाएगा कि जी वो प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर जो है वो डिजाइन डिफेक्टिव है। उसके बाद कहता है आपका दैट, ये अपना डिफेंस है, मतलब मैं कहूँ कि जी ये आपका डिफेंस टू, मैं इस इधर लिखता हूँ डिफेंस। आप ना वो पढ़ा होगा आ, वो आपका एटीए पड़ा होगा, एटीए में वो कहता है कि जी अगर किसी के पास अकाउंट्स हैं या कोई नार्को उसका पैसा है, दहशतगर्द का पैसा है या कोई दहशत तंजीम का पैसा है, तो वो
उसके लिए डिफेंस क्या होगा, वो आके कहेगा जी मेरा कोई उससे कोई कंसर्न, उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। तो वो डिफेंस भी उस एक्ट में बता देता है कि कल को आपने ये आके डिफेंस ले सकते हैं। तो ये डिफेंस है फॉर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर आपका वो डिफेंस ले सकता है कि जी हमें तो, हमने तो बड़ी रिसर्च की है लेकिन हमें कोई पे ऐसा नहीं लगा कि जी ये जो डिज़ाइन है इसके ये फीचर से ये नुकसान हो सकता था, हमें कोई ऐसा नहीं मिला। या ही डिड नॉट नो द रीजनेबल साइंटिफिक नॉलेज दैट could not know of alternative design identified by the consumer। मतलब वो कहता है कि जी आपका अल्टरनेटिव डिजाइन हो सकता था, अल्टरनेटिव डिजाइन इस्तेमाल कर सकते तो शायद आपको नुकसान ना होता। तो फिर वो आपका मैन्युफैक्चरर कहता है कि जी हमें तो कोई अल्टरनेटिव डिजाइन का नहीं बताया गया, हमें कोई अल्टरनेटिव डिजाइन का नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये आपका डिफेंस हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है आपका दैट द डिजाइन that the design identified by the consumer was not feasible in the light or reasonable scientific knowledge than the existing economic practicability। मतलब कहते हैं कि जी ऐसा कोई डिजाइन ही मौजूद नहीं था जो कि हम ऐसी कैपेबिलिटी में हम परचेज कर पाते। दैट द डिजाइन आइडेंटिफाइड टू बाय कंज्यूमर वाज नॉट फीजिबल इन द लाइट एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसबिलिटी। मतलब वो उसने जो डिजाइन बताया है वो हमारी कास्ट से फिर ज्यादा चला जाना था। मतलब सपोज के आप जैसे प्रोडक्ट 1500 की प्रोडक्ट है या 15,000 की प्रोडक्ट है या 15,000 का फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, उसके लिए आप जो डिजाइन बता रहे हैं वो डिजाइन ही 15 मतलब सपोज के 2 लाख का है डिजाइन, तो वो इकोनॉमिक प्रैक्टिबिलिटी से ज्यादा चला जाता है। तो फिर वो भी आपका डिफेंस हो सकता है। आप कहेंगे कि जी हमने तो इतनी पेमेंट चार्ज ही नहीं की। ठीक है, तो ये है आपके, वो आपका डिफेंस, ये है आपके डिफेंस। मतलब सिंपली हमने पढ़ा है सेक्शन 4 में कि जी मैन्युफैक्चरर लेबल होता है आपकी प्रोडक्ट की डिफेक्टिव प्रोडक्ट का। फिर कहता है कि जी डिफेक्टिव प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि जी अगर वो आपका कंपोजिशन सही नहीं है तो वो भी आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा, कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं है, या डिजाइन डिफेक्टिव है तो भी, या फिर आपने एडुकेट वार्निंग नहीं दी तब भी आपका समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, या आपने वारंटी के बारे में नहीं बताया तब भी समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। मतलब वारंटी को आप कंफर्म नहीं करते तो समझा जाएगा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। फिर आगे ना सेक्शन 9 में डिफेंस वो डिजाइन को बताता है कि डिजाइन आपका डिफेक्टिव था तो फिर भी मैन्युफैक्चरर लेवल नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर लेवल कब नहीं होगा, तो वो कहे कि जी मैन्युफैक्चरर बताएगा कि जी हमने डिजाइन के बारे में काफी रिसर्च की है, काफी सर्च की है, लेकिन हमें कोई ऐसा उसकी फीचर या उस डिजाइन की करेक्टरिस्टिक्स या फीचर कोई ऐसी नहीं बताई जिससे लगे कि जी किसी को डैमेज हो सकता है, ये डेंजर हो सकता है। ठीक है, डैमेज हो सकता है। या वो कहेगा जी हमने तो बड़ी सर्च की है लेकिन हमें कोई अल्टरनेटिव डिजाइन नहीं मिला। मतलब जैसे वो कहता है ना कि जी कस्टमर कहता है कि जी अगर अल्टरनेटिव डिजाइन इस्तेमाल करते तो वो डैमेज कम हो सकता था, डैमेज प्रिवेंट हो सकता था। हम्म, ठीक हो गया। आगे किताब का वो हमें नहीं मिला, या फिर वो आपका वो जो डिजाइन उसने बताया अल्टरनेटिव डिजाइन वो नॉट फीजिबल इन द एग्जिस्टिंग रीजनेबल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। वो आपका वो महंगा था डिजाइन, वो फीजिबल नहीं था, वो इतनी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी डिफेंस हो सकता है। मतलब हम कह रहे हैं कि जी हमने चीज भी तो इतनी सस्ती सेल की है, वो पॉसिबल नहीं था, उस टाइम पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इस सूरत में आपका वो डिफेंस हो सकता है। आगे कहता है नॉट एनीथिंग कंटेन सेक्शन 7172। 7172 71 में उसने बताया ना कि जी आपका
ये 7.1 में बताता है आपका कि जी जैसे एडुकेट नॉलेज अबाउट दी प्रोडक्ट, मतलब वो आपको वो नॉलेज देते हैं। या 7.2 है सब्सिक्वेंट फेलियर के बारे में। ठीक है, वो कहता है कि जी एडुकेट नॉलेज बताते हैं 7.1 में, या सब्सिक्वेंट, मतलब मैं कहूँ कि जी एडुकेट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, एडी नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। और उसके बाद कहता है 7.2 में आपका सब्सिक्वेंट फेलियर, जो हमने बाद में पढ़ी है। सब्सी सब्सीक्वेंट फेलियर मतलब आपने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, उसके बाद भी आपको लगता है कि जी कोई कमी रह गई थी, जिससे किसी को वो आपको नुकसान हो सकती है, तो उसको अभी अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई तदारक नहीं किया, तो फिर उसका भी मैन्युफैक्चरर लेबल होगा। उसका भी मैन्युफैक्चरर लेबल होगा। जैसे ये देखे ना 7.1 में हमने पता है कि जी आ, वो नॉलेज बताता है प्रोडक्ट के बारे में कि जी ये आपने अडॉप्ट करना है, कि जी वार्निंग देता है कि जी आपने ये प्रिकॉशन लेनी है। 7.2 में बताता है आपका कि जी आपका जो सब्सिक्वेंट फेलियर है, कि जी अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद भी अगर आपको पता चलता है कि जी ये लेना चाहिए स्टेप्स, आप नहीं लेते, तो फिर भी वो मैन्युफैक्चरर लेबल होगा। अब इसके बारे में कहता है कि जी बावजूद इसके कि जी सेक्शन 7 में जो बताया गया है, बावजूद इसके नॉट एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7.1 7.2, a manufacturer shall not liable for the damage। अब देखें उसने कह दिया कि जी ये 7.1 में या 7.2 में बता दिया है कि जी 7.2 में सब्सिक्वेंट जो है वो फेलियर का वो लाइबल है। 7.2 में सब्सिक्वेंट फेलियर का लेवल है, मतलब उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, उसके बाद कोई उसमें कोई आफ्टर शॉक्स आते हैं या रिव्यूज आते हैं, जिसको वो मैन्युफैक्चरर कंट्रोल कर सकता है, मैन्युफैक्चरर कंट्रोल नहीं करता, तो उस सूरत में मैन्युफैक्चरर का वो लेबल होगा। ये 7.1 में जनरल रूल बता दिया है। फिर इसकी ये एक्सेप्शन बताता है कि जी हाँ सब्सिक्वेंट फेलियर का ये लेबल नहीं होगा, या वार्निंग जो दी है उस वार्निंग का भी कल को वो लेबल नहीं होगा। अगर अगर ये अब ये भी फिर वो आपका ये भी आपका डिफेंस बता रहा है आपका फॉर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ये डिफेंस बता रहा है, कहता है कि ये उसका वो लेबल नहीं होगा अगर मैन्युफैक्चरर प्रूव करते। इफ मैन्युफैक्चरर प्रूव क्या, एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्ट लेफ्ट हिज कंट्रोल, जब प्रोडक्ट लॉन्च की है, ही डिड नॉट नो, और इंडीड वो उसके बारे में नहीं जानता था। He did not know, yeah, in light of the existing reasonable available scientific technology, could not know the characteristics that damage, danger or मतलब कहता है कि जी सपोज के सब्सिक्वेंट फेलियर के बारे में वो कहते हैं, तो वो कहता है कि जी हमें हमने हमने जब प्रोडक्ट लॉन्च किए था, ये प्रोडक्ट लॉन्च किए, हमने अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, साइंस का इस्तेमाल किया, लेकिन हमें कहीं पे भी कोई जो है वो ऐसा कोई डेंजर नहीं मिला, तो ये उसका डिफेंस हो सकता है। ये उसका डिफेंस हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 9 में पढ़ा है डिफेंस जो है आपका मैन्युफैक्चरर का जनरल रूल। उसने बताया कि जी प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है मतलब प्रोडक्ट का डिजाइन ठीक नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर उस डेंजर का लायबल होगा। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर उस डिजाइन का लायबल नहीं होगा जब मैन्युफैक्चरर ये प्रूव कर देगा कि उस टाइम जो हमने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें उसके बारे में उस डिजाइन के बारे में कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिले जिससे लगे कि ये डेंजर हो सकता है। या हमने साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमें उसका कोई अल्टरनेटिव डिजाइन नहीं मिला था। या हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और कोई ऐसा टेक्नोलॉजी तो उस टाइम फिजिबल नहीं था, वो उस टाइम कोई डिजाइन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं था जो हम इस्तेमाल करते हैं।
या जो वो इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाता था। और इसी तरह वो कहता है कि जी ये तो था डिजाइन के बारे में, 7 था डिजाइन के बारे में। और आपका 7वां है वार्निंग के बारे में। कहता है वार्निंग का उस टाइम वार्निंग का भी वो लेवल नहीं होगा अगर वो प्रूव कर दे कि जी हमने जिस टाइम प्रोडक्ट लॉन्च किया था ऐसी कोई सरकमस्टांसेस अवेलेबल नहीं थे जिसका हम एडवांस वार्निंग देते, ऐसे कोई सरकमस्टांसेस अवेलेबल नहीं थे। जी यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक? हेलो। जी सर। चले, ठीक हो गया। आगे जी कहता है जी आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ डैमेज। ठीक है, कहता है कि जी कंज्यूमर हैज नॉट सफर्ड डैमेज फ्रॉम प्रोडक्ट। कहता है द कंज्यूमर हैज नॉट सफर्ड एनी डैमेज फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम समझेंगे कि जी कंज्यूमर को कोई लॉस नहीं हुआ एक्सेप्ट द लॉस ऑफ utility, loss of utility, loss of utility. The manufacturer shall not liable for damages except return of the consideration or part thereof। देखें कहता है कि ये अगर मतलब एक प्रॉपर्टी एक प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करता है उससे उसको कोई डैमेज नहीं होता लेकिन उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है तो फिर ऐसी सूरत में डैमेजेस नहीं पे करने पड़ेंगे, वो प्रॉपर्टी ही वापस कर देगा। मतलब सपोज के आप एसी खरीदते हैं, एसी से आपको आपकी सेहत खराब नहीं होती, एसी से आपको करंट नहीं लगता, एसी से आपको वो जो है और कोई डैमेज नहीं होता, बस एसी से उसकी यूटिलिटी कम होती है, मतलब एसी की कूलिंग कम हो जाती है। कूलिंग कम हो गई है तो फिर आपको कोई डैमेज तो नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में मैन्युफैक्चरर जो है वो आपका एसी आपको रिटर्न करके आपको कास्ट देगा, अलहदा से डैमेजेस का लेवल नहीं होगा आपका मैन्युफैक्चरर। ठीक है, यही चीज आगे वो सर्विस के बारे में भी बताता है। ये आगे सेक्शन एक आएगा, वो सर्विस में भी कहता है कि जी एक सर्विस आपने ली है उससे आपको कोई डैमेज नहीं हुआ तो फिर ऐसी सूरत में उस सर्विस के जो चार्जेस थे वो आपको वापस हो सकते हैं लेकिन आप डैमेजेस नहीं ले सकते। मतलब एक टीचर था उसने आपको कहा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप वो पढ़ते हैं, या वकील है केस लड़ता है, केस में वो प्रॉपर नहीं विकर्ण कर पाता तो फिर आपको कोई उससे डैमेज नहीं होता तो फिर वो आपने जो वकील को फीस दी थी वो फीस वापस हो जाएगी, कंपनसेशन नहीं होगी। कंपनसेशन या डैमेज जो आते हैं, डैमेज है आपके कंपनसेशन, मतलब जो आपको लॉस हुआ है डैमेज हुआ है वो प्रॉपर्टी लॉस हुई है उसकी कंपनसेशन ये डैमेज में आएगी। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट से आपको कोई लॉस नहीं हुआ, ये डैमेज नहीं हुआ तो फिर आपकी प्रोडक्ट वापस हो जाएगी, आपको पैसे वापस हो जाएंगे बस। चलो जी आगे जी आपका ड्यूटी ऑफ डिस्क्लेयर। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लेयर के बारे में बताता है कि जी कहता है कि जी अगर मैन्युफैक्चरर को लगता है कि जी ये चीजें बताना जरूरी है ताकि अगला जो कस्टमर है कंज्यूमर है अपनी मर्जी से आजाद मर्जी से हमसे वो चीज खरीदे या ना खरीदे, ये चीजें जरूरी है। ठीक है, ये चीजें बताना जरूरी है ताकि वो उसकी मर्जी आगे खरीदे या ना खरीदे तो फिर ऐसी चीजें लाजमी वो बताएगा। अगर नहीं बताता तो फिर उसके लिए वो जो है गवर्नमेंट उसको कंपेल कर सकती है। मतलब मैंने इस पे लिखा हुआ है कि जी आपका सपोज के बेकरी के आइटम है, ठीक है बेकरी के आइटम है, बेकरी के आइटम आप सर आपकी आवाज कम आ रही है। ओए होए,
मैडम मैं ना ऊंचा जैसे बोल रहा होता ना वैसे बोल रहा हूँ, ये समटाइम ना नेटवर्क का मसला हो सकता है। आज कल मतलब मसला नेटवर्क ठीक था, आज तंग कर रहा है नेटवर्क। सर अभी सही है, शायद माइक आपसे दूर हो जाता है। नहीं अभी नहीं, बिल्कुल सही है। माइक मैडम मेरा वो दूसरा हेडफोन है, हेडफोन में मतलब बिल्कुल वो जी जी, स्टिक है, सर मैं वही तो वो मसला है। आगे हाथ भी है, मैं उसको माइक को तो मैं चेंज ही नहीं करता, हलाता ही नहीं हूँ। समझ आ रही है? वो हेडफोन है, हेडफोन जैसे आप देखते हैं जहाज में वो पहन के बैठे होते हैं वैसे ही है। वो तो हलता ही नहीं है, मतलब मेरे फेस मतलब मुंह के आगे ही उसका माइक है। और दूसरे वो मैडम नेटवर्क की वजह से हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। चलें। ओके सर। आज समझ आ रही है आपको? ये मुश्किल है ये एक्ट। मुश्किल नहीं है सर, सर ये 11 थोड़ा दोबारा। बोरिंग है, सही है। बोरिंग कहाँ पे है मैडम? बोरिंग सर कहाँ ये पे? 11 दोबारा रिपीट कीजिएगा, आवाज नहीं आएगी आप। 11 मैडम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 11 मैडम कहता है कि जी आपको ना जो चीजें बताना जरूरी है, एसेंशियल कंडीशन बताना जरूरी है, तो वो मैन्युफैक्चरर बताएगा। मैं ना इसकी बता रहा हूँ कि जी मैन बेकरी आइटम मतलब आप ना सपोज केक लेने जाते हैं या बिस्किट लेने जाते हैं या पिज्जा लेने जाते हैं या सैंडविच लेने जाते हैं, तो वो उस पे ना मतलब सपोज कि आप फ्रूट केक लेते हैं तो फ्रूट केक का वो लिखा होता है कि जी इसकी एक्सपायरी ये है। ठीक है, ब्रेड लेने जाते हैं तो ब्रेड पे लिखा होता है कि जी इसकी एक्सपायरी जो है फलां डेट है। तो आप उस एक्सपायरी को देख के आप फैसला करते हैं कि जी क्या आपको वो खरीदना चाहिए या ना खरीदना चाहिए। तो कहते हैं ऐसी कोई कंडीशन है, स्पेक्स हैं जो कि पहले परचेजर को पता चले तो परचेजर सही फैसला कर सकता है कि जी क्या मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो ऐसी चीजें लाजमी मैन्युफैक्चरर लाजमी डिस्क्लोज करेगा, उसकी ड्यूटी है। मतलब बेकरी है, बेकरी वाले सेल कर रहे हैं तो वो लाजमी बताएंगे कि जी इसकी एक्सपायरी ये है। ठीक है, मतलब इसकी एक्सपायरी जो है वो 6 दिन है, 6 दिन में 3 दिन गुजर गए हैं। तो आपने फैसला करना है कि जी क्या आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो ऐसी कोई वो है तो वो डिस्क्लोज करनी होगी। देखें, कहता है वेयर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज सच दैट, प्रोडक्ट ऐसी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसी है, प्रोडक्ट ऐसी है। द डिस्क्लोजर ऑफ द कंपोनेंट कंपिटेंट पार्ट्स, मतलब डिस्क्लोजर उसके पार्ट्स बताना। ठीक है, या उसके पार्ट्स बताना, या उसके इंग्रेडिएंट्स बताना, या उसकी क्वालिटी बताना, या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताना, या डेट ऑफ एक्सपायरी बताना। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये इसको ऐसे लिख लो, डेट ऑफ एक्सपायरी। या इज मटेरियल मतलब उसकी ये जरूरी है, मतलब वो मतलब इट्स कंपिटेंट पार्ट्स, कंपिटेंट इंग्रेडिएंट्स, ये बताना जरूरी है। तो आप लाजमी बताएंगे, मतलब मेडिकल स्टोर पे चले जाए आप, कोई टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट की भी एक्सपायरी लिखी होती है। तो एक्सपायरी देख के आप फैसला करते हैं कि जी ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी लिखी होती है कि जी कब ये बनी थी, क्या आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसी कोई चीज बताना जरूरी है तो वो आप उनको लाजमी अब वो डिस्क्लोज करना जरूरी है, जिससे टू द डिसीजन ऑफ कंज्यूमर टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जिससे वो कंज्यूमर फैसला करेगा कि जी क्या मुझे ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो फिर कहता है दी मैन्युफैक्चरर शैल डिस्क्लोज दिस, मैन्युफैक्चरर वो लाजमी डिस्क्लोज करेगा, मैन्युफैक्चरर वो लाजमी डिस्क्लोज करेगा। अगर नहीं करता तो जो गवर्नमेंट है, डीजी है, सेक्रेटरी है, या फिर आपका जो काउंसिल है, वो इनको कंपेल कर सकते हैं कि जी आप डिस्क्लोज करें, आप इसको डिस्क्लोज करें।
चलें, जहां तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर सर इस लॉ की जो नेचर है वो ये ना सिविल। आपका कहता है कि जी आप अक्सर देखते हैं ना कि जी गवर्नमेंट ने कहा होता है कि जी प्राइस लिस्ट लगाएं हर वो स्टोर पे या उस पे, मतलब गवर्नमेंट रिक्वायर करती है कि जी प्राइस लिस्ट लगाएं। प्राइस लिस्ट से देख के वो कंज्यूमर ने फैसला करना है कि जी क्या मैंने ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। तो ये भी उसमें आ सकता है, जैसे प्राइस गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट इस सेक्शन के तहत आपको अब वो रिक्वायर करती है वो मैन्युफैक्चरर को कि जी आप लिस्ट दें। आ गया जी आपका सर इस लॉ की प्रो। नेचर। जी जी मैडम, आवाज आ रही है आपको? जी सर इस लॉ की जो नेचर है वो सिविल साइड में जाएगी या क्रिमिनल साइड में जाएगी? क्योंकि सर इसमें मैडम ये कंप्लेंट भी है और क्लेम भी है। ये सिविल है, सिविल है, ये आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ओके सर। सर ये जनरल लॉ है या स्पेशल लॉ है? मैडम ये सेक्शन 3 पढ़े ना तो वो कहता है ये जनरल है। कहता है कि जी अगर कोई दूसरे लाज आए तो उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरे कोई लाज आए तो उसको ये इफेक्ट अच्छा, मतलब नहीं जनरल करेगा। लॉ है ये। हाँ जनरल है, स्पेशल सेक्शन 3 कहता है। अगर इस पे लिखा होता ना कि जी आप जी। वो कि जी दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall have effect notwithstanding anything contained any the law for the time in force, तो देन ये स्पेशल होता है कि जी इस एक्ट की प्रोविजन लाजमी अप्लाई होंगी, बायशक दूसरे कोई लॉ आ भी जाए तो उसको हम गोली मारेंगे, ये लाजमी अप्लाई होंगी। तो देन ये वो आपका ये एक्ट जनरल वो आपका स्पेशल होता है। अब उसने ये कह दिया कि जी ये दूसरे किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, तो मतलब ये आपका जनरल है, ये आपका जनरल है। चलें आगे जी, आपका ये तो था प्रोडक्ट के बारे में, अब ये सर्विसेज के बारे में बताएगा। अब ये सर्विसेज के बारे में बताएगा। अब ये सर्विसेज सर्विसेज भी आपकी डिफेक्टिव हो सकती हैं, उस सर्विसेज का भी आप उजाला ले सकते हैं। ठीक है, कहता है दी आपका हाँ प्रोहिबिशन, अच्छा वो आपका प्रोहिबिशन ऑफ लायबिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहता है दी विच बाय दी विच दी लायबिलिटी ऑफ पर्सन बाय विच ऑफ दिस पार्ट टू अ कंज्यूमर हु हैज सफर्ड द डैमेज the shall not be limited or excluded by the contract or any notice, by any contract or any notice। मतलब कहता है कि जी अगर आपका आपने प्रोडक्ट डिफेक्टिव दी है, ठीक है, वो जिसको डिफेक्टिव दी है वो आपसे कोई कंट्रैक्ट कर लेता है या आपने आपको कोई नोटिस देना होता है, नोटिस नहीं भी देता, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो मैन्युफैक्चरर या जो पर्सन लायबल होता है उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई है, उसकी लायबिलिटी एंड हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसकी लायबिलिटी एक्सक्लूड नहीं होगी, वो लायबिलिटी से एक्सक्लूड नहीं होगा, मतलब वो लायबल फिर भी होगा। लायबिलिटी ऑफ पर्सन बाय विच ऑफ दिस पार्ट मतलब डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्टिव प्रोडक्ट में दिस पार्ट मतलब पार्ट डिफेक्टिव टू कंज्यूमर हु सफर दी डैमेज। मतलब अगर लायबिलिटी जो है वो किसी पर्सन की जिसकी वजह से कोई कंज्यूमर ने कोई डैमेज फेस किया है, तो उस पर्सन की लायबिलिटी वो खत्म नहीं होगी, और शैल नॉट बी लिमिटेड, वो उस पर्सन की लायबिलिटी लिमिट नहीं होगी। ठीक है,
इस शर्त पे कि जी वो आपसे कोई कंट्रैक्ट कर ले, इस शर्त पे कि वो आपने कोई उनको उसने आपको कोई नोटिस देना था, आपको नोटिस नहीं मिला या कोई नोटिस वगैरह है, तो ऐसी सूरत में उसकी जो की वजह से बस ने सफर किया है, वो उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। मतलब आप सिंपली कह रहे हैं कि जी सपोज के वो आपको कल आगे कह भी देता है, मतलब आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट की है, वो आपसे कोई कंट्रैक्ट कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई है। या आप उसने आपको नोटिस देना था, नोटिस नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, आपकी प्रोडक्ट ठीक हो गई है, नहीं, आपने फिर भी लायबिलिटी पे करनी। आगे जी आपका सर्विसेज है, लायबिलिटी फॉर फॉल्टी या डिफेक्टिव सर्विसेज। कहता है सर्विस प्रोवाइडर शैल लायबल फॉर कंज्यूमर, ये सेम वैसे ही है जो हमने पिछला पार्ट पढ़ा ना, उधर प्रोडक्ट थी, इधर ये सर्विसेज है, तकरीबन सेक्शन भी मिलते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेचर की इंटेंट भी सेम है। ठीक है, कहता है दी प्रोवाइडर ऑफ सर्विस शेल बी लायबल टू कंज्यूमर फॉर डैमेजेस अप्रोक्सीमेटली काज्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सर्विस कास्ट। ये पीछे भी हमने यही पढ़ा है। आगे कहता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का स्टैंडर्ड क्या होगा। कहता है कि जी वेयर वेयर where the provision of service is regulated by special law or provincial या federal standard services shall be deemed to be standard laid down by the special law, laid by the special law। चल, ठीक है, वे स्टैंडर्ड प्रोविजन ऑफ रेगुलेटर, वो स्टैंडर्ड जो है, कहता है कि जी अगर कोई लॉ ने बताया गया है, तो वो आपने स्पेशल या प्रोविंशियल लॉ ने बताया, तो वही आपका स्टैंडर्ड बताया जाएगा। मतलब सपोज कि जैसे कहते हैं कि जी अगर किसी जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि जी अगर यूनिवर्सिटी में किसी ने पढ़ाना है, तो वो आपका कम से कम एलएलएम वाला पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रख दिया है, तो यही स्टैंडर्ड समझा जाएगा, यही स्टैंडर्ड समझा जाएगा गवर्नमेंट जो होता है। कहता है वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विस हैज नॉट प्रोवाइडेड बाय लॉ या प्रोफेशनल या ट्रेड कंसर्न, these standards shall be that which the provision of services a consumer could reasonably expect to obtain in time of surrender। कहता है कि जी अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं बताया गया, तो जो कंज्यूमर उस टाइम पाकिस्तान में एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो वही वही होगा। मतलब सपोज के फॉरेन में लॉ वालों को पीएचडी वाले पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में लॉ वालों को एलएलएम वाले पढ़ा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यही होगा। ठीक है, मतलब कहता है एक तो अगर स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, तो वो तो वही होगा। अगर स्टैंडर्ड कोई फिक्स है ही नहीं, तो उस टाइम जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चल रहा है, वही चला जाएगा, वही समझा जाएगा। आगे था रिस्ट्रिक्शन ऑन डी डैमेजेस, रिस्ट्रिक्शन और डैमेजेस। चलो आगे जी आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ डैमेज। कहता है कि जी वेयर द कंज्यूमर हैज नॉट सफर्ड एनी damage from the provision of serve and damages, yeah, accept lack of benefit, the service provider shall not liable for any damage except the return of construction। पीछे हमने पढ़ा था ना, सेक्शन में रख ले 10 था हमने, पीछे 10 पढ़ा था, ये 10 है, 10 इधर 15, ये सेम चीज है। ये
10, ये सेम चीज है। कहता है कि जी आपका, अगर आप उस सर्विस से कोई डैमेज नहीं हुआ, मतलब कंज्यूमर हैज नॉट सफर फ्रॉम दी डैमेज फ्रॉम दी सर्विस, अगर सर्विस से आपको डैमेज नहीं हुआ तो फिर वो कोई डैमेजेस नहीं मिले तो फिर आपको डैमेज नहीं मिलेंगे। बस आपको सिर्फ वो आपकी कंसिडरेशन रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन मतलब आपको सर्विस लेने से कोई डैमेज नहीं हुआ तो वो आपको सिर्फ कंसिडरेशन मिलेगी या उसके साथ कास्ट मिलेगी। ठीक हो गया। आगे जी आपका ड्यूटी ऑफ डिस्क्लेयर। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लेयर कहता है कि जी आपका सपोज के मतलब सपोज के मैं मतलब अकेडमी चला रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस में मतलब अगर एक जरूरी है कि जी मेरी क्वालिफिकेशन बतानी चाहिए ताकि लोग मुझे देखें, कि मैं कहूँ कि जी मैंने जो है वो सपोज के 5 साल से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, या मैं पहले ये अटेम्प्ट दे चुका हूँ उसमें मेरे ला सारा पास है। मतलब इस तरह ये बताना जरूरी है, और मैं नहीं बताता तो मुझे सरकार कंपेल कर सकती है। पहले तो मेरी ड्यूटी है, मैं सर्विस दे रहा हूँ तो मैं बताऊं कि जी मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं एलएलएम किया हुआ, मैंने एलएलबी किया हुआ है, मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ, इतने मेरे बच्चे कामयाब हो चुके हैं, और मेरी ये क्वालिफिकेशन है। मैं लाजमी बताऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं नहीं बताता तो फिर गवर्नमेंट भी मुझे कंपेल कर सकती है। गवर्नमेंट भी मुझे कंपेल कर सकती है। ठीक है। कहता है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। कहता है वेयर दी नेचर ऑफ सर्विस ऐसी है, जैसे मैंने पीछे बेकरी का बताया था प्रोडक्ट थी, यहाँ पे मैं आपको वकील का बताता हूँ। वकील का मतलब वकील या डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर वो बताएगा कि जी मैं पिछले 15 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ, या मैं पिछले 15 साल से इतनी जानें बचा चुका हूँ, तो वो अपनी वो इस तरह वो बताएगा, स्पेक्स बताएगा। कहता है वेयर द नेचर ऑफ सर्विस इज दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ कैपेबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोवाइडर सर्विसेज। तब यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ दैट द डिस्क्लोजर ऑफ कैपेबिलिटीज, क्या कैपेसिटी क्या कैपेबिलिटी क्या है, और क्वालिफिकेशन क्या है ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैं कैसे पढ़ाता हूँ वो बताना जरूरी है। ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में वो लाजमी है। डिस्क्लोजर दी आपका कैपेबिलिटीज, दी क्वालिफिकेशन या दी आपका क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर दैट intended for the provision of service is material for the decision of consumer to enter a contract of service, the provider shall disclose this। प्रोवाइडर लाजमी वो बताएगा, प्रोवाइडर वो लाजमी बताएगा। ये बस कल मैं पढ़ाऊंगा तो ये कल आपको ये एक्ट में भेज दूंगा। ये एक्ट मैं आपको भेज दूंगा, मतलब पहले पढ़ाया नहीं है तो इस पे वर्क नहीं किया। तो एनी हो, मैं कोई चीज़ पढ़ानी हो तो मैं खुद भी बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूँ। मैं ये यही एक्ट रात में कोई 4 बजे तक पढ़ता रहा हूँ, आज दिन भी में मैंने कोई 2 दफ़ा पढ़ा है, 2 ढाई घंटे 2 दफ़ा पढ़ा है, फिर मैं आप इसको सही इलाबोरेट कर पा रहा हूँ। और मैं ये मतलब कल पढ़ लेंगे तो ये कल मैं आपको कंप्लीट भेज दूंगा यही आपको एक्ट। चले। तो वो कहता है कि जी अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो वो अपनी कैपेबिलिटीज बताएगा, क्वालिफिकेशन बताएगा, या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बताएगा। ये उसके लिए जरूरी है, लाजमी होता है। और इसके लिए गवर्नमेंट भी उसको कंपेल कर सकती है कि जी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपनी वो बताएं। आगे फिर ये भी वो पीछे हमने जो 11 और 17 सेम चीज है कि जी अगर मैंने सर्विस दी है, ठीक है, तो मेरी सर्विस से किसी को नुकसान होता है तो मैं उस डिफेक्टिव सर्विस की वजह से मेरी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। मेरी लायबिलिटी स्टिल रहेगी, चाहे मेरे साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर ले या मुझे नोटिस दे या ना दे, मैं फिर भी लायबल ही रहूंगा। देखिए ना, मैंने किसी को गलत पढ़ाया तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो सकती है? कभी भी नहीं।
मैंने गलत पढ़ा दिया है तो मेरी तो लाइबिलिटी स्टिल रहेगी। वो कहेगी जी चलें जी सर माफ कर देते हैं, या सर वो पहले हमें पता नहीं था या इस तरह था। तो लाइबिलिटी मेरी तो स्टिल रहेगी। द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन बाय virtue ऑफ पार्ट टू द पर्सन हु सफर डैमेज। ठीक है, मतलब दिस पार्ट से मुराद वो कह रहा है कि जी आपका डिफेक्टिव सर्विस की वजह से, डिफेक्ट डिफेक्टिव सर्विस, डिफेक्टिव सर्विस लाइबिलिटी ऑफ पर्सन बाय virtue ऑफ दिस पार्ट, मतलब डिफेक्टिव सर्विस की वजह से किसी की लाइबिलिटी है, जिससे किसी कोई पर्सन वो डैमेज सफर करता है, तो उसकी लाइबिलिटी शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड बाय दी, तो उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं, शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय, उसकी मतलब वो लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। मतलब टर्म्स से कहीं वो को कंप्रोमाइज कर ले या कोई नोटिस वगैरह से, तो वो लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। जी, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन? सर जी सर। सर अगर मैन्युफैक्चर जैसे कि कोई मेडिसिन्स वगैरह बनाता है तो वो स्टोर पे आती है, वहां पर उनको बताया जाता है कि इनको इस टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाए। अगर वो मेंटेन नहीं करते, खराब हो जाती है चीज, कंज्यूमर के पास आती है, तो क्लेम उस सप्लायर के से लेंगे कि मैन्युफैक्चर से लेंगे? अब देखें, अगर उसने स्टोर वाले ने खरीदा हुआ है उससे, ठीक है, स्टोर वाले ने खरीदा हुआ है तो वो स्टोर वाला उधर जाके करेगा, या आप बेनिफिशियरी हैं, आप उसी मैन्युफैक्चरर के खिलाफ करेंगे ना कि स्टोर वाले के खिलाफ करेंगे। हमने करना है मैन्युफैक्चरर के खिलाफ। हमने देखें अब्दुल गनी साहब, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि जी कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कहता है वो पर्सन जो आपका वो बाय करता है, या वो पर्सन जो बेनिफिशियरी है। मतलब सपोज के बाय करता है स्टोर वाला, स्टोर की से आप, स्टोर वाला आपको दे देता है, आप बेनिफिशियरी है उसके, तो आप भी कंज्यूमर है, स्टोर वाला कंज्यूमर है, स्टोर वाला भी कंज्यूमर है, तो आप भी चाह सकते हैं मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, कंज्यूमर भी वो आपका मैन्युफैक्चर वो आपका स्टोर वाला भी जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप बता रहे हैं ना कि जी ये जो है वो ये रीजनेबल, वो हमने पीछे पढ़ा ना, रीजनेबल एंटीसिपेटेड मोडिफिकेशन या अल्ट्रेशन में ये आएगा कि जी एक मैन्युफैक्चरर ने बताया कि जी इस टेम्परेचर पे रखना है, आपने उस टेम्परेचर पे नहीं रखा, मतलब प्रॉपर केयर, या आपने प्रॉपर केयर नहीं की, आपने उसको प्रॉपर केयर या आपने उसने वो नहीं की, आपने प्रॉपर केयर या मेंटेनेंस नहीं की, तो फिर ऐसी सूरत में मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं है। ये देखिए ना, वो है कि जी वो प्रोडक्ट चेंज करते हैं, उसमें आप रीजनेबल केयर या मेंटेनेंस नहीं करते, नॉट रिसीव, तो ऐसी सूरत में मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं है। चलें जी, आगे जी आपका बस ये पार्ट पढ़ते हैं, मतलब ये पार्ट 4, उसके बाद फिर हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चले, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। सर यूटिलिटी लॉस का दोबारा समझाइएगा, ये सेक्शन नंबर 10 में जो आपने बताया था। मैडम सेक्शन 10 कहता है ना कि जी आपका डिस्क्लोजर है ना, 10 तो आपका सेक्शन 10 कह रहे हैं आप। नहीं सर, सिर्फ ओनली लॉस ऑफ यूटिलिटी समझाइएगा। ये है ना कि जी आपका एक्सेप्ट द लास्ट ऑफ यूटिलिटी, मतलब यहाँ पे देखे ना मैडम, एक प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, जैसे आप मैडम मेडिसिन इस्तेमाल करके आपको जो है वो कोई दूसरी बीमारी लग जाती है, आप बीमार हो जाती हैं, आपकी समाज चली जाती है, आपकी बीनाई चली जाती है, आपकी जो है वो चीज वो चली जाती है, तो वो उससे आपको ये डैमेज हुआ है।
मैं कहूँ कि जी सपोज कि आपने वो कार खरीदी है। कार खरीदी है, उन्होंने कहा कि जी ये कार सपोज के 1 साल सही चलेगी। वो 6 महीने सही चलती है, 6 महीने बाद वो सही नहीं चलती। तो उस ये लॉस ऑफ यूटिलिटी है। मतलब उस कार से आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब उस कार की ऐसे नहीं हुआ कि जी वो एट ए टाइम वो आप सही चला रही हो और ब्रेकें फेल हुई, आपकी डेथ हो जाए या आपकी कोई डैमेज हो जाए। तो वो डैमेज की बात नहीं कर रहा। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी है, एसी है, एसी के कूलिंग कम हो जाती है, उन्होंने कहा कि जी कूलिंग इतनी पे ये कूलिंग रहेगी, मतलब आप कूलिंग कम हो जाती है, तो ये लॉस ऑफ यूटिलिटी में आएगा। सिर्फ लॉस ऑफ यूटिलिटी है तो आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगी, डैमेजेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपकी वो चीज रिटर्न हो जाएगी, आपको पेमेंट वापस हो जाएगी। जी सर, थैंक यू। एक होता है ना, एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आपको नुकसान होता है, आपको नुकसान होता है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, तो फिर उसकी कंपनसेशन है। अगर वो प्रोडक्ट को, मतलब वो प्रोडक्ट की मतलब जो है वैल्यू कम हो जाती है, प्रोडक्ट जो बताया गया था वैसे नहीं चलती, जो बताया गया था वैसे नहीं चलती, तो फिर वो उस सूरत में वो प्रोडक्ट आपको वापस हो जाएगी। चलो जी, आगे जी आपका ड्यूटी ऑफ डिस्प्ले, ये आके सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है कि जी आपका प्राइस टू बी एग्जीबिटेड एट बिजनेस प्लेस। ये उन्होंने कहा कि जी आप बड़े बड़े स्टॉल्स पे जाएं तो प्राइस लगी होती है, टैग लगे होते हैं। कहता है अनलेस प्राइस कैटलॉग इज अवेलेबल, प्राइस कैटलॉग इज अवेलेबल, मतलब जैसे बड़े स्टोर्स पे चले जाएं तो वो प्राइस कैटलॉग लगे होते हैं कि जी ये है। ठीक है। तो फिर कहता है दी मैन्युफैक्चरर आर ट्रेड शैल डिस्प्ले परमानेंटली एज शॉप retail, as the case may be, app every course the available in sale। डिस्प्ले वो क्या करेगा, शेल डिस्प्ले, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले दी प्राइस, डिस्प्ले प्राइस क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा प्राइस। अब कहाँ पे करेगा, वो कहता है जहाँ पे प्रोडक्ट पड़ी है, परमानेंटली इन हिज शॉप, उसकी वो अपनी शॉप पे डिस्प्ले करेगा मैन्युफैक्चरर, या डिस्प्ले सेंटर पे जहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं स्पेसिफिक दी डिटेल, या होल सेल। ठीक है, क्या करेगा वो, प्राइस एज केस में ऑफ गुड्स, एज केस में भी फॉर एफ एवरी गुड्स, एफ एवरी गुड्स अवेलेबल। ठीक है, एवरी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब वो ये आप इसका अगर मैं समरी लिखूं तो यही है कि जी वो कह रहा है कि जी मैन्युफैक्चरर जो है वो चीज़ों की प्राइस बताएगा, वो जहाँ पे भी पड़ी हैं, वो शॉप पे पड़ी हैं, डिस्प्ले सेंटर पे पड़ी हैं, होलसेल पे जहाँ पे मर्जी पड़ी है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर नहीं करेगा तो वो ऑफेंस है। कहता है एवरी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हु शैल सेल एनी गुड्स shall issue the purchaser or manufacturer showing the date of sale, description of goods sold, batch number, quality, quantity and price of goods, name of address of seller, ये सारा वो बताएगा। ये सारा वो बताएगा। मतलब ये आपने, मतलब आपने ना वो रसीद देनी है। ठीक है, लाजमी मैन्युफैक्चरर जो है रसीद देता है, रसीद देता है तो उसमें बताता है कि जी ये इस हमने फलां दिन सेल की है, ये चीज सेल की है, इस चीज का ये नंबर है, बैच नंबर जिसको कहते हैं, इस चीज की क्वालिटी क्वांटिटी ये है, और आपका वो मतलब आपका प्राइस ये है, और जिसको दी गई है मतलब सेलर का एड्रेस वो भी बताएंगे।
और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी भी बताएगा। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी भी वो बताएगा। डिस्क्लोज बायर, वो कहता है कि जी ये रिफंड एंड शैल बी डिस्क्लोज टू दी बायर, मतलब उसको बताएगा कि जी भाईजान कल को चाहें तो आप ये वापस भी कर सकते हैं, कल को चाहें तो आप वापस भी कर सकते हैं। जी यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन? क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। एक चीज कंफर्म कर दें, अभी जो ग्रुप में एक लिंक आई हुई है लिमिटेशन एक्ट की ना, क्लास की, बस बोल लें तो आप सर मैडम। ये क्या है मतलब? असल में सर हमारी ये क्लास ही अभी तक खत्म नहीं हुई और वो 20 मिनट्स पहले की लिंक है, तो इस तरह मतलब ये तो फिर कैसे मैं मैनेज होगा सर? मैडम मैं 7:30 बजे खत्म कर दिया करूंगा, परेशान ना हो आप। ठीक है, ये दो तीन क्योंकि दिन ऐसे होता है, आगे फिर वो उर्दू की भी क्लास होती है। ठीक है, चले यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनी वन एनी क्वेश्चन? जी क्लियर है यहाँ तक? चले बाकी हम कल ये कंप्लीट कर देंगे, ये कल कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।